हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम देख रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, ताकि हम अपने अकाउंट्स को अच्छे से समझ सकें, इसलिए हमने अपनी यह सीरीज शुरू की है, ठीक है। लेकिन आपको इस सीरीज का अच्छे से अच्छा बेनिफिट उठाना है बच्चों। अगर आप इस सीरीज का बेनिफिट अच्छे से नहीं उठा पाओगे तो आपको अकाउंट्स समझने में काफी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। आइए अब हम अपना आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। कल तक हमने कैपिटल, लायबिलिटी और ड्राइंग को डिस्कस कर लिया था, जहां पर हमने इन तीनों ही चीजों को बड़ा डिटेल में पढ़ा था। बट अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम क्या है? एसेट्स। जिसका नाम क्या है? एसेट्स। अब पहले आप देसी भाषा में समझो कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है ये है, जैसे कि आपका घर, ठीक है, आपकी कार, आपका स्कूटर, आपके घर में फर्नीचर, आपके घर में रखा हुआ कंप्यूटर, आपके घर में रखा हुआ मोबाइल, ये सारे की सारी क्या है? ये सारे की सारी आपकी चीज है। तो आप क्या बोलोगे कि ये सारे की सारी मेरी क्या है? एसेट। ये सारी की सारी मेरी क्या है? एसेट, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस के पास भी बहुत सारी सामान होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस के पास अपनी एक फैक्ट्री है, ठीक है, बिजनेस के पास उसमें मशीनें हैं, बिजनेस के पास उसके अंदर बहुत सारा फर्नीचर है, बिजनेस के पास एक बैंक अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस है, बिजनेस के पास रनिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारा कैश है, ठीक है, बिजनेस के पास 4-5 व्हीकल्स हैं। तो ये बच्चों सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? एसेट्स। सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? एसेट्स। लेकिन बिजनेस और अकाउंट्स इनको दूसरी टर्म से पढ़ता है। किस टर्म से पढ़ता है? बिजनेस और अकाउंट्स बच्चों इस टर्म को पढ़ता है रिसोर्सेज के नाम से। किसके नाम से? रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज भी ऐसे वैसे रिसोर्सेज नहीं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि वो रिसोर्सेज जो बिजनेस को डायरेक्टली हेल्प करते हैं उसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। देखो मैं क्या बात आपसे कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये बोल रहा है एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज। एक बिजनेस एंटरप्राइज के पास जो उसके वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, which can be measured in terms of money। ध्यान रखना, which can be measured in terms of money। बच्चों ये किसमें मेजर कर रहा हूं उनको? डायरेक्टली मनी में। यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ मनी की ही चलती है। हमने एक बात अच्छे से पढ़ ली थी कि जब भी हम अकाउंट्स को पढ़ेंगे तो वहां पर किसकी बात चलेगी? मनी की। जैसे कि बिजनेस के पास कोई प्लांट है, बिजनेस के पास कोई प्लांट है। ये प्लांट का मतलब पौधा नहीं है बच्चों, प्लांट का मतलब है प्लांट साइट, जहां पर बिजनेस का काम होता है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस के पास मान लो कोई फैक्ट्री है, प्लांट को फैक्ट्री भी बोल सकते हो आप, है ना। ऐसे ही बिजनेस के पास कोई मशीन है, ठीक है। तो इन सब की बिजनेस किसमें वैल्यू लगा देता है? मनी में। किसमें वैल्यू लगा देता है? मनी में। और उस वैल्यूएबल रिसोर्सेज को हम किसका नाम दे देते हैं? एसेट्स का नाम दे देते हैं। क्लियर इतनी सी बात। एक डेफिनेशन और देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशन बोल रहा है एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, है ना। एसेट्स क्या है? हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो हमें फ्यूचर पे बेनिफिट पहुंचाएंगे। The rights of which are owned or controlled by an organization or individual। जिसके राइट एक बिजनेस के पास या फिर किसी एक इंडिविजुअल के पास है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है बच्चों? रिलायंस इंडस्ट्री है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के पास अपनी कोई एक फैक्ट्री होगी जहां पर रिलायंस इंडस्ट्री का सामान बनता होगा। जी बिल्कुल होगा। तो वो पर्टिकुलर फैक्ट्री का मालिक कौन? वो पर्टिकुलर फैक्ट्री का मालिक बच्चों या तो कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एक किसी बिजनेस का मालिक। तो उस बिजनेस का मालिक कौन है? उस बिजनेस का मालिक अनिल अंबानी है। तो उसका मालिक बच्चों उस फैक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो फैक्ट्री उस मालिक को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर उसके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर इतनी सी बात। तो वो फैक्ट्री का अल्टीमेट कंट्रोल उस कंपनी के हाथ में जाता है, ना कि आपके या फिर मेरे हाथ में, ठीक है। जैसे कि आपका घर है, तो आपके घर का कंट्रोल आपके हाथ में, मेरे हाथ में, आपके हाथ में, क्योंकि वो आपकी एसेट है, वो आपकी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई। ये डेफिनेशन किसने दी है बच्चों? फिनी एंड मिलर ने। किसने दिया है? फिनी एंड मिलर ने। बच्चों डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखा करो, और डेफिनेशन आपको पेपर में बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करेगी। कई बार एक नंबर में पेपर में आपसे डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, तो वहां पर आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। चलो अब हम देखते हैं हमारी एसेट्स की टाइप्स, ठीक है बच्चों। एसेट्स की सबसे पहली टाइप है नॉन करंट एसेट्स। याद करो, हमने लायबिलिटी में भी पढ़ा था नॉन करंट लायबिलिटी। वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन करंट का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो आपको कम समय में ना देनी हो, लंबे समय में देनी हो। इसका मतलब कि जो आपको देनी हो बट उसकी टाइम ड्यूरेशन आपके पास 1 साल से ज्यादा की हो, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ऐसी एसेट, नॉन करंट एसेट, जो आपको फायदा पहुंचा रही है लेकिन लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए आपको वो चीज फायदा
पहुंचा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज नॉट मीन्ड फॉर सेल। ठीक है, ये सामान बनाने के लिए यूज करी जाती है, जैसे कि मशीनरी। तो एक बात बताओ, क्या मशीनरी आपको कम समय के लिए फायदा पहुंचाएगी, लंबे समय के लिए फायदा पहुंचाएगी? भाई किसी भी फैक्ट्री में मशीन लगा दी तो वो मशीन बच्चों लंबे समय के लिए लगती है। 10 साल के लिए लगा दी, 15 साल के लिए लगा दी, 5 साल के लिए लगा दी, तो 5 साल तक वो मशीन कॉन्टिन्यूसली आपको सामान बना बना के देगी, जिससे कि आपकी फैक्ट्री का बेनिफिट होगा, है ना। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखे हैं, जैसे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, व्हीकल्स भी लंबे समय के लिए लिए जाते हैं, फर्नीचर भी लंबे समय के लिए लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज फर्नीचर ले आए और कल वो पुराना हो गया तो उसको फेंक दिया, नहीं बच्चों, लंबे समय के लिए लाया जाता है जो भी फर्नीचर होता है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल देंगे बच्चों, नॉन करंट एसेट्स के। अब नॉन करंट एसेट्स दो तरीके में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब वो दो अलग अलग सब पार्ट हम 1 बाय 1 करके डील करते हैं। सबसे पहला सब पार्ट है बच्चों टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब होता है जो दिख जाती है। मैं क्या बोल सकता हूं, विच कैन बी सीन। क्या लिख सकते हैं, विच कैन बी सीन। ठीक है, विच कैन बी सीन और टच। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो कौन सी एसेट होती है, टेंजिबल। ठीक है, इनटेंजिबल का मतलब होता है बच्चों ऐसी एसेट जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन ना हम उसको देख सकते हैं, है ना ही उसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को हाथ लगा सकते हैं तो वो टेंजिबल एसेट है, प्लस कंप्यूटर मुझे लंबे समय तक फायदा पहुंचाता है। क्लियर इतनी सी बात। ऐसे ही बच्चों मशीनरी को मैं टच कर सकता हूं, है ना, देख भी सकता हूं, प्लस मुझे मशीनरी लंबे समय के लिए फायदा पहुंचाती है ना। तो इसीलिए ये टेंजिबल भी है और नॉन करंट एसेट भी है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, ये वाले एग्जांपल भी नॉन करंट के ही हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों इंटेंजिबल का मतलब, देखो कंप्यूटर तो हमें दिख रहा है, कंप्यूटर को तो हम टच कर रहे हैं, क्या कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमें दिख रहा है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घूमता हुआ दिख रहा है आपको कहीं? नहीं बच्चों, वो एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म है जो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली रन करता है। ठीक है, तो वो हमें दिखता नहीं है, बट फिर भी वो हमारी असेट है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहा है और लंबे समय के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महसूस होती हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी एसेट्स के एग्जांपल और डाल लूंगा, क्योंकि ऐसी एसेट्स एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले बच्चों गुडविल, जो सबसे पॉपुलर इंटेंजिबल एसेट है, उसका नाम क्या है, गुडविल। अब ये गुडविल होती क्या है, मैं आपको बोलूं, आपके फादर अगर मार्केट में जाएं और किसी से उधार पैसे मांगे तो मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे। और वहीं पर अगर आप जाओ मार्केट में और आप किसी से पैसा उधार मांगो तो आपको मिल जाएंगे? बताओ, आपको मिल जाएंगे क्या? आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मार्केट में आपके फादर की गुडविल है लेकिन आपकी गुडविल नहीं है। बच्चों, गुडविल का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। क्या मतलब होता है, मार्केट वैल्यू। मार्केट मतलब कि मार्केट में आपकी कैसी इमेज है, आपकी वैल्यू कितनी है। तो अब एक बात बताओ, मैं बोलता हूं कि लोकल में एक बिजनेस खुला हुआ है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, लोकल में एक बिजनेस खुला हुआ है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, और उसके सामने टाटा लिमिटेड है। 2 मिनट के लिए मान, टाटा प्राइवेट लिमिटेड है। तो टाटा आपको पता है किसकी है, रतन टाटा की है। तो अगर इन दोनों में से मार्केट में कोई लोन लेने उतर जाए कि भाई मुझे 5,000 करोड़ का लोन चाहिए, तो इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ऑब्वियसली इसको मिलेगा। इसको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक रेप्यूटेड कंपनी है, इसकी मार्केट में बच्चों क्या है, इसकी मार्केट में गुडविल है। ठीक है, तो अब ये गुडविल क्या ये पकड़ के घूम रहा है? नहीं, ये गुडविल इसको पकड़ के नहीं घूम रहा है। ये गुडविल मार्केट में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, जो हमें लंबे समय तक फायदा पहुंचाती है। तो बच्चों ये किसका एग्जांपल हो जाता है? ये एग्जांपल हो जाता है इंटेंजिबल एसेट का। पहला एग्जांपल हमारा क्या हो गया, गुडविल। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, है ना, पेटेंट्स। क्या? पेटेंट्स। अब ये पेटेंट्स क्या होते हैं? आप ये बताओ, क्या आप नाइकी का सामान बेच सकते हो? क्या आप नाइकी का सामान घर में बना करके बेच सकते हो? नाइकी के जूते घर में बनाए, नाइकी के बैग घर में बनाए, बेच सकते हो आप वो चीज? नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते बच्चों? क्योंकि नाइकी बनाने का अधिकार मेरे पास नहीं है। जिस बंदे ने नाइकी की शुरुआत करी थी, नाइकी का अधिकार उसके पास है। नाइकी का सामान वही बना के बेच सकता है। ठीक है, अगर मेरे को भी वो सामान बनाना है और बेचना है तो मुझे नाइकी वाले से उसके राइट्स लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? उसके राइट्स। ठीक है, और उस राइट्स को, जो वो राइट्स हमें देगा, जो राइट्स हमें जो देगा बच्चों, उसी राइट्स को हम क्या बोलते हैं? पेटेंट्स। क्या बोलते हैं? पेटेंट्स। तो ये भी हमारी क्या हो जाती है बच्चों? इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आप कहीं पेटेंट हवा में उड़ता नहीं देख लो कि ये पेटेंट उड़ रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है और उसको हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं एक तरीके से। क्लियर इतनी सी बात। मैंने आपको 3 बताए, ऐसे और भी होते हैं। फिलहाल के लिए आप ये 3 ही देखो, एक और देख लो बेशक से। ट्रेडमार्क भी एक तरीके का हमारा क्या होता है? ट्रेडमार्क। क्या होता है? ट्रेडमार्क, है ना। जैसे कि नाइकी का साइन होता है आई,
है ना, जैगुआर का साइन होता है, वो बिल्ला बना होता है उसके ऊपर। तो ऐसे ही बहुत सारे अपने अपने ट्रेडमार्क होते हैं। क्लियर इतनी सी बात। तो हमने यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स के 3-4 एग्जांपल देखे, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, फिर गुडविल, फिर पेटेंट राइट्स, है ना, पेटेंट्स बोलो या पेटेंट राइट्स बोलो, एक ही मतलब है, या फिर ट्रेडमार्क। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर, शाबाश। आइए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट बच्चों हमारा ये बोल रहा है करंट एसेट्स। अच्छा, पीछे एक चीज और ध्यान रखना, क्या, जो ये नॉन करंट एसेट्स बोल रहा है ना बच्चों, क्या बोल रहा है ये, नॉन करंट एसेट्स। तो जो ये टेंजिबल और इंटेंजिबल है, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है, बेसिकली ये दोनों के दोनों बच्चों फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट है। किसके पार्ट है, फिक्स्ड एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो बदलती नहीं है, या फिर ऐसी एसेट्स जो लंबे समय तक चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं उसको हम, फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर इतनी सी बात, शाबाश, है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एसेट्स है, उसको पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एसेट्स है जो हमारी वो करंट एसेट्स। कौन सी है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को आप आराम से समझो। देखो ये बोल रहा है, करंट एसेट्स इंक्लूड कैश एंड अदर एसेट्स, कैश एंड अदर एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। मतलब कि कोई एक ऐसी वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मेरा कोई एक ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बिल्कुल एक आसान सा एग्जांपल लिखता हूं, अब वो समझना कि क्या वो हमारा करंट एसेट होगा। देखो ध्यान से, मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास जो घर में गोल्ड रखा होगा बच्चों, क्या वो करंट एसेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। आप फटाफट से जाओ और उस सामान को बेच सकते हो। और अगर सामान को, गोल्ड को ना भी बेच सको, तो आप किसी से कोई सामान लेके बदले में गोल्ड भी दे सकते हो। तो कई बार ये गोल्ड किसका काम कर जाता है, कैश का। किसका काम कर जाता है, कैश का, क्योंकि ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारी करंट एसेट है। क्या ये हमारी करंट एसेट। क्लियर। ऐसे ही जो बैंक में भी जो पैसा पड़ा होता है बच्चों, वो कैश तो नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ है ना, तो वो भी बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि हम फटाफट से जाएंगे, फटाफट से पैसे को निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैश में। आई इतनी सी बात समझ में, है ना। और एग्जाम्पल एकदम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। देखो ध्यान से बच्चों, आगे बोल रहा है ये, देखो, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, जिसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, 1 ईयर। जैसे हमने करंट लायबिलिटी पढ़ी थी, ठीक वैसे ही करंट एसेट है। क्लियर। आ जाओ, इसके एग्जांपल देखो। सबसे पहले बच्चों कैश, क्या है, सबसे पहले कैश। उसके बाद ये बोल रहा है स्टॉक। बच्चों स्टॉक का मतलब फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझो, जो हमारे पास सामान रखा होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में सामान रखा होगा किसी चीज का, जैसे हम देखते हैं ना कि भाई किसी की किराने की दुकान है, तो उसने बहुत सारा सामान एक साथ रख लिया, तो उसने बहुत सारा स्टॉक एक साथ भर लिया, तो वो स्टॉक जल्दी से बेच के वो भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो स्टॉक को हम किस में काउंट करते हैं, करंट एसेट्स में। बच्चों ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ही करंट एसेट होता है। ये क्यों, आप प्रीपेड एक्सपेंस को फिलहाल बस यहीं पर ध्यान रखो। प्रीपेड एक्सपेंस को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्रीपेड एक्सपेंस एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा डेटर। डेटर बच्चों वो डेटर होते हैं जिससे हमें पैसा लेना होता है। मैंने कल आपको एक टर्म सिखाई थी करंट लायबिलिटी में। क्या सिखाई थी बच्चों, क्रेडिटर नाम की एक टर्म सिखाई थी, याद करो, क्रेडिटर नाम की एक टर्म सिखाई थी, है ना। आज मैं आपको सिखा रहा हूं डेटर। आप दोनों के बीच में रिलेशन समझो कि ये डेटर और क्रेडिटर कौन होते हैं। देखो ध्यान से, मैं आपको बोल रहा हूं कि ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को सामान बेचा, ठीक है। तो इस केस में बी को पैसे देने हैं ना, इस केस में बी को पैसे देने, किसको देने, ए को देने। और मान लो ये सेल बच्चों किस पे हुई है, ये सेल क्रेडिट पे हुई है। क्रेडिट पे होने का मतलब है कि ये जो ट्रांजैक्शन यहां पर हुआ है, ये उधार पे हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, क्या ए को पैसे लेने हैं ना, अगर ए को पैसे लेने हैं तो बच्चों जिससे पैसे लेने हैं ये बंदा कौन हो गया, ये बंदा आपका हो गया डेटर। कौन हो गया आपका, डेटर, ठीक है। क्योंकि इसको इससे पैसे लेने हैं, है ना, जो पैसे लेने हैं तो वो मेरा फायदा है, और मेरा फायदा है तो वो मेरी कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट होती है, एसेट। क्या रिप्रेजेंट होती है, एसेट। तो डेटर इसलिए किसमें काउंट हो जाते हैं बच्चों, एसेट्स में, ठीक है। अब बी वाले बंदे को ए को पैसे देने हैं, तो ये तो इसका कर्जदार हो गया। तो कर्जदार हो गया तो मतलब कि ए कौन हो गया, इसका ए कौन हो गया बच्चों, ए हो गया क्रेडिटर। कौन हो गया, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर, इसको पैसे मिलेंगे, क्योंकि इसको पैसे मिलेंगे, इसको पैसे देने हैं। तो इस बंदे के लिए ये लायबिलिटी है और इस बंदे के लिए ये एसेट है, क्योंकि इसको यहां से पैसा आएगा और इसको पैसा देना है। क्लियर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। आप कभी भी किसी को भी पैसा लंबे समय के लिए नहीं देते, और खास करके किसी को उधार पे अगर सामान बेच रहे हो तो लंबे समय के लिए नहीं देते। ऐसा हमारा अकाउंट्स बैलेंसिंग मान के चलता है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मैं तो किसी को 2 साल के लिए बेच दूंगा, है ना, नहीं, ऐसा नहीं। अकाउंट्स मान के चलता है कि अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो कम समय के लिए बेचते हैं, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, डेटर या फिर क्रेडिटर की टर्म्स में हम उसको पढ़ते हैं। क्लियर इतनी सी बात, शाबाश बच्चों, आ जाओ आगे, है ना। अगली बात है बच्चों बैंक। किसकी बात है, बैंक। बैंक भी एक तरीके का मैंने आपको समझाया किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का। क्लियर, यहां तक सारी की सारी चीजें।
बहुत बढ़िया, है ना। अब हम देखते हैं बच्चों अपनी लास्ट एसेट्स का टाइप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट, ये आपके पेपर में कई बार थ्योरी के पोर्शन पे आ जाता है, प्रैक्टिकल के पोर्शन में तो बहुत रेयरली यूज होता है कि फिक्टिशियस एसेट कहीं पर यूज हो जाए आपके सिलेबस में, ठीक है। बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो फिक्टिशियस एसेट होती क्या है ना। अब तक हम एसेट्स को अच्छे से समझ चुके हैं। एसेट्स के अंदर दो कैटेगराइज होती हैं, एक नॉन करंट और एक करंट, है ना। फिर नॉन करंट में दो होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है बच्चों, शाबाश। आज हम देखते हैं फिक्टिशियस एसेट। देखो फिक्टिशियस, इसके वर्ड में से लिखा हुआ है। आपने कभी बिग बॉस देखा है? आपने कभी और कोई सीरियल देखा ऐसा जिसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है? तो वहां पर लिखा होता है बच्चों फिक्शन। क्या लिखा होता है? फिक्शन। तो उस फिक्शन का मतलब होता है मनगढ़ंत। क्या मतलब होता है उसका? मनगढ़ंत। उस फिक्शन वर्ड से यहां पर एक वर्ड आया फिक्टिशियस। क्या वर्ड आया है? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। आई रिपीट, ऐसी एसेट्स जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, डेफिनेशन से आपको क्लियर जगह बोल रहा है, देयर आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है कि ऐसी एसेट जिनके कोई अस्तित्व नहीं है ना। इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स, मतलब कि इनसे ये तो कैश में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती और इनसे कभी कोई बेनिफिट भी डिराइव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बच्चों रियल एसेट्स नहीं है, क्योंकि ये रियल एसेट्स नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है सच एसेट्स इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सपेंडिचर नॉट येट विड्रॉन ऑफ सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आप इस आगे वाली लाइन को 2 मिनट के लिए इग्नोर करो, आप इसको सिर्फ और सिर्फ यहां तक ध्यान रखो कि आपकी डेफिनेशन यहां तक है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल फिलहाल के लिए आप याद रखना, इसका एक एग्जांपल क्या है बच्चों? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्या है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस? एक एग्जांपल है फिक्टिशियस एसेट का। देखो सारे की सारी नॉलेज एक साथ नहीं लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा भी पढ़ लेते हैं ना, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि फिक्टिशियस एसेट की डेफिनेशन यहां तक है और उसका एक एग्जांपल ही है। ऐसी एसेट होती है ये जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? इतनी सी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आया बच्चों? आया ना समझ में? शाबाश, है ना। अब तक हमने कैपिटल देख ली, ड्रॉइंग देख ली, लायबिलिटी देख ली और क्या देख ली बच्चों? एसेट्स की सारी टाइप देख ली। अब बच्चों मैं आपके सामने एक फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं और वो फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में वो फॉर्मूला कैपिटल के साथ देखा था, बट वो फॉर्मूला हमने अब तक डिस्कस नहीं किया। अब हम उस फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। आप ध्यान से समझो, बिजनेस एक फॉर्मूला ऑप्ट करता है। क्या फॉर्मूला ऑप्ट करता है? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप इस बात को समझ गए? बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपको इसका एग्जांपल एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, वहां पर हम से एग्जांपल निकालने की कोशिश करेंगे, आपको ये समझ में आए। एक सिचुएशन उठाते हैं, मान लो आपने अपने बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मान लो आपने अपने बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर आपने अपने बिजनेस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो क्या बिजनेस में कैश आया होगा? भाई आपने बिजनेस में कैपिटल डाली ना 10,000 रुपए, तो क्या बिजनेस में कैश आया होगा? जी बिल्कुल, एसेट में कैश आ गया होगा। क्या आ गया होगा? एसेट में 10,000 रुपए का कैश। क्लियर? इतनी सी बात। तो ध्यान से देखो, क्या यहां पर ये इक्वल नहीं हो रहा? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्यों हुआ बच्चों? मैंने आपको समझाया था कि जब भी किसी भी चीज की वैल्यू नहीं दी होती तो हम क्या मान लेते हैं? जीरो। क्या मान लेते हैं? जीरो। आई इतनी सी बात समझ में? अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूं कि मान लो आपने किसी एक बंदे से उधार पे सामान खरीद लिया। आपने किसी एक बंदे से उधार पे सामान खरीद लिया 2,000 रुपए का, तो क्या आप उसके 2,000 रुपए बाद में दोगे? देने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो मेरी क्या है? वो मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। तो मेरे को लायबिलिटी में 2,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो मेरे पास तो 2,000 रुपए का सामान भी आ गया। सामान को मैं क्या पढ़ा था? स्टॉक। तो मेरे पास तो 2,000 रुपए का सामान भी आएगा। ध्यान से देखो, ये तो अभी भी बराबर है, 10 और 2 12, है ना। 10 और 2 12, क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट है। कैपिटल तो कम हुई ही नहीं, मैंने पैसा निकाला ही नहीं, तो कैपिटल कम कैसे हो जाएगी? आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो, यहां पर ये फॉर्मूला बनता जा रहा है। तो आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। क्या? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, क्योंकि डायरेक्टली हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज होगा। कहां पर यूज होगा बच्चों? हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से यूज होता चला जाएगा कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होता है। अब यहां से आप एक बात बताओ, अगर कैपिटल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कर देंगे? इस एसेट को ही रहने देंगे, कैपिटल लायबिलिटी को इधर ले आएंगे, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी?
कैपिटल की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको लायबिलिटी की वैल्यू निकालनी है तो इस कैपिटल को इधर ले आओ, तो असेट में से कैपिटल माइनस कर दो, क्या निकल जाएगी बच्चों, लायबिलिटी निकल जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना है, लेकिन इसका एक्चुअल यूज हम कहां पर करेंगे, इसका एक्चुअल यूज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करेंगे। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई। आज मैंने असेट्स को बहुत डीपली समझाया, बहुत तरीके से समझाया, ताकि आपको सारी की सारी बातें 1 बाय 1 करके क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।